नमस्ते। पिछले लेक्चर पे हम लोग समस्थानिक, समवारिक, समन्यूट्रॉनिक, समिलेक्ट्रॉनिक इनकी चर्चा कर रहे थे। आज हम कुछ और भी इसी तरह के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज आती है इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति। इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति या कुछ बुकों पे इसे डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। देखिए, जिस प्रकार से प्रकाश जो है वो कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, ठीक इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाता है। प्रकाश का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये चीज इलेक्ट्रॉन पर भी लागू होती है। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कण के रूप में है, और वहीं ये विवर्तन इलेक्ट्रॉन जो है वह विवर्तन दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन तरंग प्रकृति में होता है। सो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति में पाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति कहते हैं। अब यही हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि किसी गतिशील कण के लिए, ठीक है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है और ये मूव कर रहा है, नाभिक के चारों ओर मूव भी करता है, किसी गतिशील कण के लिए उसकी स्थिति और कुछ बुकों पे वेग आता है, कुछ बुकों पे संवेग आता है। संवेग मतलब द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो हम उसे संवेग या वेग कुछ भी लिख सकते हैं। तो किसी भी गतिशील कण के लिए उसकी स्थिति और संवेग का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी तत्व का नाभिक ये है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। स्थिति का मतलब कि हम ये जान सके कि इलेक्ट्रॉन इस पोजीशन पर है, और वेग का मतलब कि हम ये जान सके कि इलेक्ट्रॉन किस गति से गति कर रहा है। तो अगर आप स्थिति ठीक ठीक जानेंगे, अच्छा इस समय यहाँ पर है, तो उतनी देर में आगे निकल चुका होगा, ठीक। तो इसका मतलब अगर आप स्थिति देखने जाएंगे तो वेग गड़बड़ हो जाएगा, और वेग देखने जाएंगे तो स्थिति गड़बड़ हो जाएगा। फिर से पढ़ता हूं। हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी गतिशील कण के लिए स्थिति और संवेग का एक साथ ठीक ठीक यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि किसी भी गतिशील कण के लिए स्थिति में जो अनिश्चितता आती है, गड़बड़ी आती है कुछ नापने में, वो डेल्टा एक्स है, और संवेग में जो गड़बड़ी आती है मान लीजिए कि वो डेल्टा पी है। तो उन्होंने कहा कि जो स्थिति में अनिश्चितता है और जो संवेग में अनिश्चितता है, इनका गुणनफल h/4 के गुणे के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। जैसे ही डेल्टा पी होना चाहिए, जैसे ही हम इसको यानी कि डेल्टा एक्स के मान को कम करेंगे तो दूसरा वाला बढ़ जाएगा, जैसे ही डेल्टा पी के मान को कम करेंगे तो डेल्टा एक्स का मान बढ़ जाएगा। यानी अगर एक को ठीक करते हैं, यानी इसका मान कम करते हैं तो दूसरा वाला बढ़ जाता है, अगर इसको ठीक करते हैं तो पहला वाला बढ़ जाता है। वही चीज है कि स्थिति और संवेग को एक साथ निर्धारित कर पाना संभव नहीं है। अब P बराबर MV होता है, M में तो कुछ होगा नहीं, तो अगर मैं डेल्टा P लिखूं तो इसे m इंटू डेल्टा V भी लिखा जा सकता है। इसी चीज को डेल्टा x इंटू डेल्टा V इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm भी करके लिखा जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स नॉट ए बिग इशू। कुल मिलाकर पूरा सिद्धांत ये है। अब बात करते हैं, जबकि आपने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत भी देख लिया है, तो अब हम लोग बात करेंगे डी ब्रॉगली समीकरण। द्रव्य की द्वैती प्रकृति के ही अंतर्गत आता है डी ब्रॉगली समीकरण, ठीक है। देखिए, ये समीकरण हमसे कहता है, जैसा कि हमने कहा कि प्रकाश की तरह जो कण गतिशील कण होता है उसके भी
कण की प्रकृति और तरंग की प्रकृति एक साथ ठीक ठीक यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। उन दोनों के बीच में आपस में परिवर्तन भी होता है, चेंजेस भी होता है। किसी भी गतिशील कण में तरंग के और कण के दोनों के गुण पाए जाते हैं और इस आधार पर उनके बीच जो संबंध निकाला गया है, यानी कि जो गतिशील कण है उसके कारण जो तरंग दैर्ध्य निकलेगी वो लैम्डा बराबर h/m/v के बराबर होती है या फिर h/p के बराबर होती है। ये डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है। लैम्डा बराबर h/p, यहाँ पर जो लैम्डा प्राप्त होगी गतिशील कण के लिए, भाई मान लीजिए कोई कण है जिसका कोई भी कण है, मान लीजिए ये कण है, इसका द्रव्यमान m है और ये v वेग से गति कर रहा है, तो इसके कारण जो तरंग उत्सर्जित होगी उस तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालना है तो लैम्डा बराबर h/m/v या फिर लैम्डा बराबर h/p से निकाली जा सकती है। यहाँ पर यह स्थलांक नियतांक है जिसका मान 6.6 × 10⁻34 जूल प्रति सेंटीमीटर प्रति आधा होता है। ये सारी बातें हो गई। आज आप इनको कॉपी में नोट कीजिए, अगले लेक्चर फिर हम